कौन से टाइप की स्कीम है, अगर डेट है, हाइब्रिड है या इक्विटी, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है डिविडेंड की वो बदल सकती है। बट मोटा मोटी ये बात ये है कि जैसे जैसे मुनाफा बने आपको डिविडेंड देती रहती है। तो कुछ कैश फ्लो अगर किसी को चाहिए तो वो डिविडेंड ऑप्शन चूज करते हैं लोग, ताकि कुछ पैसा आता रहे, कुछ मुनाफा बुक होता रहे। डिविडेंड में भी दो ऑप्शन है, डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका डिविडेंड वापस उसी स्कीम में जुड़ जाता है। श्वेता, डिविडेंड री इन्वेस्ट क्या अभी है बाजार में? क्योंकि रिडंडेंट हो चुका था आई थिंक कुछ साल पहले। ज्यादातर अब जो फंड्स हैं, फंड हाउसेस, वो दो ही ऑप्शन देते हैं, पे आउट और ग्रोथ। जी, डिविडेंड में पे आउट ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वही ऑप्शन अभी सेंस करता है। पर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट भी कुछ स्कीम्स में है। जैसे अगर आप डेट स्कीम्स देखें, लिक्विड फंड स्कीम्स देखें, कोई भी इन स्कीम्स में अगर आप देखें तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का भी एक ऑप्शन होता है, और जहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर तो होता है पर वो वापस उसी स्कीम में जुड़ जाता है। पर जैसे कि हमने देखा है डिविडेंड पे टैक्स लगता है, तो जब जब हम डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट भी अगर ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी स्कीम वो डिविडेंड पे टैक्स पे करके उसके बाद जो पैसा बचता है वो वापस स्कीम में जुड़ता है। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई कि ग्रोथ में आपको, अगर आप किसी भी फंड में या स्कीम में ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं तो आपको कुछ पैसा बीच में मिलता नहीं है। जो भी मुनाफा कमाती है या उस फंड हाउस, वो उसमें ऐड हो जाता है, वो आपको डिविडेंड के तौर पे हाथ में नहीं देते, जबकि डिविडेंड में आपको मिलता है। ये बताएं, आपने कहा कि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, इक्विटी फंड की या हाइब्रिड की या फिर डेट फंड की, डिविडेंड देने की एक आइडिया दे सकती है कि कैसी फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी बार ये देते हैं डिविडेंड? जी, अगर देखा जाए तो हाइब्रिड स्कीम्स जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली डिविडेंड्स देती हैं। अगर हम पिछले 3-4 साल से देखें तो हाइब्रिड स्कीम्स काफी पॉपुलर हो चुकी हैं, और लोग स्पेशली जिनको रेगुलर अपने खर्चों के लिए या मंथली खर्चों के लिए पैसा चाहिए तो वो डिविडेंड ऑप्शन चूज करते थे, क्योंकि हाइब्रिड स्कीम्स में ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने में कुछ न कुछ पैसा वापस मिलता था। जो मुनाफा होता है वो उसको बुक करके वो पैसा वापस देते हैं। और इक्विटी में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी में आपको साल में एक बार जैसे डिविडेंड मिल जाए तो वो एक नॉर्मल कहलाता है। तो आपके टाइप्स ऑफ स्कीम के हिसाब से इक्विटी में कम डिविडेंड मिलता है, हाइब्रिड में थोड़ा ज्यादा डिविडेंड मिलता है। शायद इसलिए आई थिंक 2016-17 में मुझे याद है कि हाइब्रिड स्कीम्स में को जो बेचने का या फिर उसको जो प्रमोट करने का एक टैगलाइन चल रहा था या फिर एक मंत्रा था, वो ये कि भाई इससे आपको रेगुलर कमाई होगी, इसलिए आप यहाँ पे निवेश करें। उस वक्त में जो याद है ये बहुत ही ज्यादा चल रहे थे, इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हो रही थी। तो चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया हमें कि हाइब्रिड में आपको जी हाँ जी बताएं। तो यही बोल के निवेशकों को यही बोला जाता था, और वो स्कीम्स में इन्वेस्ट भी कर लेते थे। बट कैश फ्लो का ये बिल्कुल तरीका नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड अनसर्टेन होता है और स्कीम का ऐसे कोई गारंटी नहीं होता है कि हर महीने या हर 2 महीने में डिविडेंड करे। हाइब्रिड स्कीम्स में भी ऐसा हो सकता है, अगर वो मुनाफा नहीं बना रही तो 6 महीने भी डिविडेंड ना दे, ये भी हो सकता है। जी, चलिए, ये तो बेसिक जानकारी की ग्रोथ और डिविडेंड स्कीम ऑप्शन में फर्क क्या है। श्वेता, ये समझ में आ गया दोनों के बीच का फर्क क्या है, लेकिन जो बजट में वित्त मंत्री ने बात कही, जो बदलाव किए गए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में, उसके बाद जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक निवेशक को जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है, उसके बारे में आप बताएं। जो अभी निवेशकों के हाथ में टैक्स फ्री आ रहा था, तो जैसे इक्विटी में डीडीटी हो रहा था 11.5% लगभग, और डेट में लगभग 30% का डिविडेंड पे होके आ रहा था उनके हाथ में टैक्स फ्री। तो अभी अगर उनके टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा तो जिनकी इनकम ज्यादा है और जो 30% टैक्स स्लैब में है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो पहले डिविडेंड उनको कम टैक्स में मिल रहा था अगर इक्विटी से डिविडेंड आ रहा था तो। पर अभी जब उनके हाथ में आएगा और उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो पहले जहाँ वो 12% पे कर रहे थे, अभी उनको ऑलमोस्ट 30% पे करना पड़ेगा प्लस चार्जर सेस। तो बहुत ही ज़्यादा उनका इसमें डिफरेंस हो जाएगा वापस। और जिनकी इनकम
कम है, वो अगर डिविडेंड ले रहे हैं, डिविडेंड ऑप्शन ले रहे हैं, तो पहले अगर उनको 12% टैक्स पे करना पड़ता था, अभी अगर वो 5% के टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तो वो कम टैक्स पे करेंगे उसी डिविडेंड इनकम पे। तो जो HNIs है या जो जिनके डिविडेंड इनकम ज़्यादा है उनके ऊपर ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि उनको अभी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और जिनकी डिविडेंड इनकम कम है और जो कम टैक्स स्लैब में आ रहे हैं उनके लिए ये फायदे का होगा। तो जो ऊंची टैक्स स्लैब वाले हैं उनको अब ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिविडेंड आपके हाथ में आपको फंड हाउस देगी वो आपकी आमदनी में जुड़ेगी, और फिर आप जिस भी टैक्स स्लैब में आएंगे उसके हिसाब से आप टैक्स भरेंगे। तो अगर आप 5% से ज़्यादा ऊपर वाले टैक्स स्लैब में हैं या 10% से ऊपर वाले में, तो आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताएं, हमने कहा कि जो रेगुलर इनकम देखते हैं उनके लिए डिविडेंड ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपने कहा रेगुलर नहीं है हालांकि, लेकिन क्या ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर कोई एक सोर्स ऑफ इनकम देख रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस इस निवेश के जरिए? जी देखिए, जो जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, एक तो अपने इन्वेस्टमेंट से अगर चाहिए तो उनको 2-3 अपने पॉकेट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे उनकी रेगुलर इनकम आती रहे। सिर्फ एक ही सोर्स पे नहीं भरोसा करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डिविडेंड हर महीने आए। तो अगर आपका समझिए 15 या 20% का आपका नीड जो है वो एक डिविडेंड इनकम से आ रहा है तो वो ठीक है। थोड़ा अगर पेंशन से आ रहा है, थोड़ा अगर रेंट इनकम से आ रहा है, अपने इंटरेस्ट से आ रहा है, FDs वगैरह की, तो जो आपकी इनकम होती है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स पे आप निर्भर कर रहे हो, डिपेंड कर रहे हो, तो आप ये देखें कि अलग अलग चीजों से आपका मंथली कैश फ्लो बन रहा है। और एक अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही करना है तो वो भी ऑप्शन है, बट डिविडेंड के जरिए नहीं। SWP होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, तो उसके तरीके से आपको एक रेगुलर कैश फ्लो मिल सकता है। बट इसका ध्यान रखिए कि SWP में सिर्फ आपका जो फायदा हो रहा है या मुनाफा हो रहा है, सिर्फ वही आपके पास नहीं आ रहा है, आपकी पूंजी जो है उसमें से भी पैसा आपके पास आ सकता है। तो ये आप, जी बिल्कुल, आपका कैपिटल भी इरोड हो सकता है ओवर टाइम अगर आपकी स्कीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना कैश फ्लो जब बनाए, स्पेशली अगर आपको रिटायर हैं और कोई आमदनी का जरिया नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें। और लेकिन जैसे हमने कहा कि भाई देखिए अब ग्रोथ में ज़्यादा फायदा है, डिविडेंड में ऊंची टैक्स स्लैब वालों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट नुकसान होगा। तो एक स्विच करने का भी ऑप्शन होता है श्वेता, राइट? आप चाहें तो डिविडेंड पे आउट ऑप्शन से ग्रोथ में स्विच कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ये रिडेम्पशन माना जाएगा और उसके भी टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, राइट? जी बिल्कुल, अगर लोगों को किसी को अगर डिविडेंड से ग्रोथ में जाना है तो एक ट्रांजैक्शन माना जाता है, एक स्विच माना जाता है। तो आपका कैपिटल गेन जो आपके पास है अभी, उसके हिसाब से, अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आप अगले स्कीम में जा सकते हैं, अपने ग्रोथ ऑप्शन में स्विच कर सकते हैं। पर उसको एक जल्दी में नहीं करें, इवेल्युएट करके करें और फिर एक डिसीजन लें। राइट, तो भाई देखिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनियां नहीं भरेंगी। अब म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए एक लाइन में बता दूं, अब आपके हाथ में डिविडेंड भले ही ज्यादा आए शायद, लेकिन आपको उसके ऊपर टैक्स ज्यादा भरना पड़ सकता है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है। और ये सुन के कि तुरंत मुझे अब स्विच कर जाना चाहिए ग्रोथ में, ये भी एक जल्दबाजी वाला फैसला होगा। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि आप अगर रिडीम कर रहे हैं, आप डिविडेंड से ग्रोथ में स्विच कर रहे हैं, तो रिडेम्पशन माना जाएगा कि आपने एक बंद किया है और नया शुरू किया है, और आपको उसके जो एग्जिट लोड है शायद वो भी लगे, और उसके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म वो भी लगेंगे, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ सवाल लेंगे, और 10,000 रुपये हर महीने की यूलिप में निवेश करते हैं। ये जानना चाहते हैं श्वेता कि इन्हें क्या अपने कैपिटल गेन्स पे टैक्स देना होगा या नहीं। ये NRI के लिए क्या नियम है इस बारे में? जी, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं और अगर इन्होंने म्यूचुअल फंड्स का रिडेम्पशन किया तो TDS रहेगा। इक्विटी
के स्कीम्स पे इनका अगर शॉर्ट टर्म है तो 15% का रहेगा, लॉन्ग टर्म है तो 10% का रहेगा। डेट का शॉर्ट टर्म है तो 30% रहेगा और लॉन्ग टर्म है तो 20% रहेगा। पर ये अपनी जब आईटी रिटर्न्स फाइल करें तो ये एक रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूलिप पे जो इनका है उनको एक अपना टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट होता है और एक फॉर्म 10F होता है, वो इनको सबमिट करने पड़ेंगे। और अगर सेक्शन 10(10)(b) के हिसाब से ये एक टैक्स फ्री है तो इनको कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। मतलब टैक्स तो देना पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते।